डिस्कस कर रहे थे तो इक्विलिब्रियम क्या होती है। अगर किसी बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस लगें और उन फोर्सेस के लगने के बावजूद वो बॉडी रेस्ट के अंदर हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, तो उसे हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम है। जिस तरह ये इलेक्ट्रिक फैन जो है, इस वक्त इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो इसका वेट है जो किस तरफ लग रहा है, डाउन, और एक इसको सस्पेंड करने वाली फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं, जिसकी वजह से सारी फोर्सेस का सम जीरो हो रहा है और ये इक्विलिब्रियम है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता इसका वेट इसको सस्पेंड करने वाली फोर्स से बढ़ जाए तो ये क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। आपने सुना होगा कि बाद दफा पंखा छत से जो है वो नीचे गिर गया, तो उसमें यही होता है कि उस वक्त जब वो नीचे गिरता है तो इट मीन वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, क्योंकि उसका वेट और उसको ऊपर लगने वाली, उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते, नतीजतन वो नीचे गिर जाते हैं। तो हमने भी यहाँ पर ये लिखा, इफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ फोर्सेस से मुराद काफी ज्यादा फोर्सेस। अगर एक बॉडी बहुत ज्यादा फोर्सेस के लगने के बावजूद रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसको इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। आप सब लोग इस वक्त क्या है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि आप लोग रेस्ट में हैं। और अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ तो मेरे ऊपर चार फोर्सेस लगेंगी। एक तो मेरा वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दूसरा फर्श की सपोर्टिंग फोर्स जिसे नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स कहते हैं वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, तीसरा मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और दीवार रिएक्शन के तौर पे मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, फर्श वाली फोर्स और वेट भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रेस्ट की हालत में। अच्छा, अगर फर्ज करें कि मेरी लगाई जाने वाली फोर्स ज्यादा हो जाए तो अगर दीवार कोई बहुत कमजोर है, किसी शीट की बनी हुई है, तो दीवार क्या कर जाएगी, गिर जाएगी, तो इक्विलिब्रियम जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी दो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन क्या है, वेक्टर सम ऑफ all forces must be equal to 0। हम साथ में यहाँ पर वेक्टर लिख देंगे, अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखें, अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हैं फिर नहीं लिखें, यानी ऐसे ये देखें, समीशन f इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम 0 वेक्टर के बराबर है तो हम ये कहेंगे, ये तो आप सबको पता है, ये जो सिंबल है इसको सिग्मा भी कहते हैं, समीशन भी कहते हैं। ये चीजों को जमा करने के लिए, कंबाइन जो है फॉर्म में शो करने के लिए जो है वो शो किया जाता है, यूज किया जाता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीशन एफ एक्स, तमाम फोर्सेस के x कंपोनेंट्स का सम भी क्या होना चाहिए, 0, और तमाम फोर्सेस के y कंपोनेंट्स का सम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए। पहली कंडीशन का सेटिस्फाइड होना, उसमें यह है कि फोर्सेस का सम भी 0 वेक्टर के बराबर हो, उनके x कंपोनेंट्स का सम भी 0 वेक्टर के बराबर हो, और उनके y कंपोनेंट्स का सम भी 0 वेक्टर के बराबर हो। क्या मतलब, फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर शो कर लेता हूँ, सिंपल वर्ड्स में लिख लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, एक डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एक राइटवर्ड एक्ट कर रही है, एक लेफ्टवर्ड एक्ट कर रही है। अगर ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मैं कह देता हूँ कि ये भी 20 न्यूटन है, ये भी 20 न्यूटन है, और ये 10 न्यूटन है, इस तरफ लगा रहे, इधर भी लग रही है 10 न्यूटन। अब देखें, ये फोर्सेस जो है वो सारी एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल। ये बात याद रखिएगा, अपवर्ड फोर्सेस कन्वेंशन है, उनको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। डाउनवर्ड फोर्सेस को क्या लिखा जाता है, नेगेटिव लिखा जाता है, और राइटवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लिखा जाता है, और लेफ्टवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लिखा जाता है, लेफ्टवर्ड फोर्सेस को। तो अगर इन सारी फोर्सेस का सम हम करें
तो ये हमारे पास 20 पॉजिटिव का आएगा, ये वाला 20 नेगेटिव का, तो इनका सम क्या आ जाएगा? 0। तो y एक्सिस के अलोंग जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं उनका सम हमारे पास क्या आ गया? 0। इसी तरह ये फोर्स लग रही है x एक्सिस के अलोंग, ये भी x एक्सिस के अलोंग लग रही है। राइट वाली को पॉजिटिव और लेफ्ट वाली को नेगेटिव लिखेंगे। अगर इनका सम करेंगे तो समीशन एफ एक्स भी बराबर किसके आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये बात याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम में होने का हरगिज मतलब नहीं है कि बॉडी रेस्ट में रहेगी। बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव भी कर सकती है। जिस तरह एक मोटरसाइकिल सवार है, गाड़ी है, कोई भी चीज की अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस वक्त भी हम यही समझेंगे कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही। नेट फोर्स का मतलब प्लस माइनस करने के बाद भी कोई फोर्स बच जाए। यहाँ पर आप देखें प्लस माइनस करने के बाद कोई फोर्स बच नहीं रही। तो अगर प्लस माइनस करने के बाद भी कोई फोर्स बच जाए तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर कोई नेट फोर्स लग रही है। मसलन अगर कोई मोटरसाइकिल स्पीड अप हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में नहीं है और उसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रही है जो उसको किस तरफ लेके जा रही है? फॉरवर्ड लेके जा रही है, जो उसकी स्पीड को जो है वो बढ़ा रही है। लेकिन अगर वही मोटरसाइकिल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं। क्यों? कि उसके ऊपर वेट की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। रोड का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किस अपवर्ड, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और इंजन की वजह से उसका टायर जब घूमता है तो वो जो फोर्स क्रिएट हो रही है वो फॉरवर्ड लग रही है और फिर उसके बाद जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, एयर फ्रिक्शन, रोड फ्रिक्शन, वो किस तरफ लग रही हैं? बैकवर्ड लग रही हैं। तो वो एक दूसरे को अगर कैंसिल कर रही हैं तो मोटरसाइकिल की स्पीड यूनिफॉर्म होगी। मोटरसाइकिल हमारा चलना और मोटरसाइकिल का मूव करना, उसमें तो आपको पता होगा हम चलते वक्त अपने पाँव से जमीन के ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं और रिएक्शन के तौर पे न्यूटन के थर्ड लॉ के तहत जमीन हमें किस तरफ पुश करती है? वो आगे की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो मोटरसाइकिल में भी यही होता है। अच्छा, अब इसमें ये बात याद रहेगी, कन्वेंशन है कि राइट वर्ड को पॉजिटिव लिखा जाता है और लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव लिखा जाता है। अब इसकी सेकंड कंडीशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन। अच्छा, कोई स्टूडेंट यहाँ पर ये पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, कोई बता सकता है ये वॉल क्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? इसके ऊपर भी ओवरऑल कितनी फोर्सेस? नेट फोर्स तो 0 है, सारी फोर्सेस का सम तो 0 है। वेट इसका किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। और इसको सपोर्ट करने वाली और उतनी ही फोर्स लगेगी, कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, फिर ये दीवार के साथ भी लगा हुआ है, तो ये कुछ दीवार के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है और दीवार रिएक्शन की फोर्स इसके ऊपर लगा रही है, तो वो बैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम है। अगर इसका वेट बढ़ जाए बैलेंसिंग फोर्स के मुकाबले में तो ये क्या कर जाएगा? अच्छा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम बात कर रहे थे, तो सेकंड कंडीशन ये है वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स must be equal to 0। हम इसको साथ में क्या लिख लेंगे? अगर वेक्टर सम ले रहे हैं तो हम वेक्टर लिख सकते हैं। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, समीशन टाउ बराबर किसके है? 0 वेक्टर के बराबर। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब लोग इधर बोर्ड पे मुतवज्जो हो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स बराबर होगा सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स। क्या मतलब? ये मार्कर को देखिएगा, आप लोग मुझे बताएंगे इसमें इस वक्त कौन सा टॉर्क ज्यादा है। ये ऐसे गिरने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों के लिए ऐसे क्या बनेगा? ये क्लॉकवाइज बनेगा। अच्छा, अब इस वक्त इसमें कौन सा ज्यादा है? एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए नीचे गिरेगा। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा।
तो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। ये देखिएगा जी, अब ये इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो गया किसके? तो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो यहाँ पर भी हम ये कह रहे हैं कि जब सारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स बराबर हो जाए, सारे क्लॉकवाइज टॉर्क्स के, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। नेट टॉर्क जो है, ये टॉर्क का जो सम है वो हमारे पास कितना आ जाता है? 0 आ जाता है, और वो जो है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही इधर, ये वाली F है, और दूसरी फोर्स लग रही इधर, ये वाली क्या है? नेगेटिव F। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है। अच्छा, आप बताइए, ये फिक्स इस जगह पर है, ये बॉडी रोटेट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये वाली फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ये वाली भी इसको क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी। ऐसे है जैसे ये मार्कर है, और इस मार्कर को समझने में इधर से भी फोर्स लगाऊं तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर इधर से फोर्स लगाऊं तब भी ये क्लॉकवाइज। अब अगर इन समीशन F ले हम, इन दोनों फोर्सेस का सम तो 0 है। फोर्सेस का सम क्यों 0 है? क्योंकि एक फोर्स लग रही राइट वर्ड और दूसरी लग रही लेफ्ट वर्ड, इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। समीशन F तो 0 है, लेकिन बॉडी रोटेट करेगी यहाँ पर। अब जहन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या समीशन टाउ भी 0 के बराबर है या नहीं? तो उसका आंसर ये है, अगर ये बॉडी रोटेट कर दी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तब हम लेते हैं कि इसका टॉर्क 0 होता है। मैंने आपको टॉर्क का टॉपिक पढ़ाते वक्त ये बताया था। टॉर्क का एक फॉर्मूला ये है, टॉर्क का एक फॉर्मूला ये है I अल्फा, पढ़ा था हमने। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है तो उस वक्त उसका अल्फा कितना होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है। बॉडी घूम रही होती है, लेकिन उसके बावजूद उस पे लगने वाला टॉर्क कितना होता है? 0। तो यहाँ पर भी इसको तब इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा अगर ये बॉडी रोटेट करते वक्त कौन सी वेलोसिटी गेन कर ले? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है वो गेन कर ले, तब इसको हम कहेंगे टॉर्क से। इलेक्ट्रिक फैन की मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। जब हम इलेक्ट्रिक फैन को ऑन करते हैं तो इस शुरू में ज्यादा करंट लेता है, और शुरू में इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस भी ज्यादा होती हैं, ताकतवर होती हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, और इसके ऊपर एक नेट टॉर्क एक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से ये घूमना शुरू करता है। अच्छा, उसके बाद जो है थोड़ी ही देर के बाद जब ये घूमना शुरू कर देता है तो इसके अपने अंदर एक करंट पैदा हो जाता है जो आने वाले करंट को क्या करता है? अपोज करता है। यानी मैं सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाहता हूँ कि ये करंट कम लेना शुरू कर देता है। जब करंट कम होगा तो इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स है, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और टॉर्क भी कम होता रहेगा, और कम होते होते 0 हो जाएगा। कब 0 होगा टॉर्क? जब ये घूमते घूमते कौन सी स्पीड अटेन कर ले? यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड जो है वो अटेन कर ले, तब इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क 0 हो जाएगा। तो खैर मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0, ये दूसरी कंडीशन है। अच्छा, ये तो आप सबको पता है। क्लॉकवाइज टॉर्क को बेटा क्या लिया जाता है कन्वेंशनली? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। और ये तब लिखना है पॉजिटिव और नेगेटिव जब सारे के सारे टॉर्क इक्वालिटी के एक साइड पे लिखना। अगर ऐसे लिखें, सारे एंटी क्लॉकवाइज एक साइड पे और सारे क्लॉकवाइज दूसरी साइड पे, पॉजिटिव, तो फिर हम सारे पॉजिटिव लिखें। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, अब इसमें हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम की टाइप्स को साथ में डिस्कस करेंगे। इधर नहीं, अगर आप मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हैं तो फिर ऐसे लिखेंगे। इधर अगर आपने वेक्टर का साइन नहीं लगाया तो फिर इधर नहीं लगाया, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में 0 को बोल्ड किया होगा। अगर 0 को बोल्ड है तो टाओ भी बोल्ड होगा या उसके ऊपर वेक्टर का साइन होगा। एक साइड पे बोल्ड है, दूसरी साइड पे अगर बोल्ड नहीं किया तो ये उसकी मिस्टेक है, तो आपने बोल्ड करना है, यहाँ पर वेक्टर का साइन है। ठीक है, कंपोजिंग मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, अब आगे सुनेंगे। अब इसमें हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की टाइप्स की, जो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में डिस्कस की है, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो
दो बेसिक टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं इक्विलिब्रियम की। एक टाइप जो है इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और ये जो दूसरी टाइप है इसको कह रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक बेटा कहते हैं हरकत में, मुतहर्रिक को भी कहते हैं मूव करने वाली। स्टैटिक का मतलब होता है साकिन। If a body is at rest, then it is said to be in the state of static equilibrium. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, if a body is at rest, then it is said to be in the state of static equilibrium. अगर बॉडी रेस्ट में है तो हम इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे। और जिस तरह आप सब लोग इस वक्त क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिस तरह मैं अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दूं तो मुझे कहा जाएगा कौन सी इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। हम सिंपली इसको ऐसे लिखेंगे, इफ अ बॉडी moves with uniform velocity, then it is said to be in dynamic equilibrium. वो ऑफिस टाइम के समय में वो जो आपने बोला ये ना सर ऊपर है ये वो डिफाइन है वो डेफिनेशन पूरी थी, वो खत्म हो गई। ये मैंने आधा रेस किया था। फर्स्ट वाली इक्विलिब्रियम फर्स्ट वाली वो ये थी, इफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। वो डेफिनेशन थी, वो आधी रेस हुई थी, आधी क्लियर हो गई। अगर एक बॉडी बहुत सारी फोर्सेस के लगने के बावजूद रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो तो उसको इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। अच्छा, अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम कह रहे हैं, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक में हम क्या कह रहे हैं, इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ डायनामिक। डायनामिक इक्विलिब्रियम की आगे फर्दर दो टाइप्स, एक है मैं यहां पर लिख देता हूं, डायनामिक इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांसलेशनल और दूसरी है रोटेशनल। ट्रांसलेशनल को लीनियर भी कहते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और इधर है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यानी अगर एक बॉडी सीधी रोड पे सीधी लाइन के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तब उसकी जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी होगी, ट्रांसलेशनल या फिर लीनियर। और अगर कोई बॉडी घूम रही है और उसकी रोटेट करने की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तब उसको कौन सी इक्विलिब्रियम में कहेंगे, हम लिख लेते हैं, इफ अ बॉडी moves with uniform linear velocity then it is said to be
in translational equilibrium. ठीक, और रोटेशनल के लिए कैसे लिखेंगे? If a body If a body rotates with uniform angular velocity, मैं इधर लिख देता हूं. If a body rotates with angular uniform angular velocity, is said to be then it is said to be rotational equilibrium. in rotational equilibrium. अच्छा, अब यहाँ पर एक दो बातें मैंने बतानी, जरा गौर से सुनेंगे. आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, इधर ऊपर लिख देता हूँ, ये ट्रांसलेशनल के लिए लिख रहा हूँ. आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है इफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड. फर्स्ट कंडीशन क्या है? तमाम फोर्सेस का सम क्या हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए. वेक्टर फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिखना. इफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड देन, बुक ने लिखा है देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन. तब बॉडी में कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा और वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी. इसी बात को उसने इस तरह कहा, जरा सुनिएगा बेटा. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो. क्योंकि एक्सेलरेशन तब पैदा होता है जब वेलोसिटी क्या हो? चेंज हो. तो हमने कहा कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही है तब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा और उसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम भी जीरो वेक्टर के बराबर होगा. तो बुक ये लिखती है, ऐसे लिखते, बुक में ऑथर ऐसे लिखता है if first condition of equilibrium is satisfied then there is no linear acceleration and body is said to be in translational equilibrium. अच्छा, अब इसका मैं दूसरी जो बुक में लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ, गौर से सुनेंगे. आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है if second condition of equilibrium is satisfied, if second condition of equilibrium is satisfied, second condition क्या है? तमाम फोर्सेस का सम किसके बराबर? टॉर्क्स का सम किसके बराबर हो? जीरो के बराबर हो. अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो दोनों के ऊपर वेक्टर के साइन डाल. अगर तमाम टॉर्क्स का सम जीरो वेक्टर के बराबर हो तब then there is no angular acceleration, तब कोई एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा and body is said to be in rotation. रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बेटा कोई एग्जांपल इस कमरे में इस वक्त 3 एग्जांपल्स हैं यहाँ पर इस कमरे में इस वक्त जी. रोटेशनल इक्विलिब्रियम फैन तो भी बंद है ये जी. क्लॉक है. 2 और एग्जांपल्स हैं इस कमरे में. एसी का ब्लोअर घूम रहा है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस वक्त घूम रहा है. तो एसी का जो ब्लोअर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है और उसको भी हम क्या कहेंगे? रोटेशनल. समझ आ गई इसकी? यस. अच्छा जी, ये 2 AC एक इसका है. तो अब इसमें, अच्छा अब इसमें हम यहाँ पर आखिरी बात कोप्लेनर फोर्सेस की उसने डेफिनेशन जो है वो पूछी है, बल्कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं साथ में. The forces which are lying in a common plane are called coplanar forces. ऐसी फोर्सेस जो एक कॉमन प्लेन में लाई कर रही हैं, जिनका प्लेन इकट्ठा हो, उनको कोप्लेनर कहते हैं. अब आपने गैस करना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा जरा. सब लोग इधर बोर्ड पे मुतल जाओगे. ये देखें, ये मैंने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है. अच्छा, ये वाला प्लेन आपको पता है एक्स वाई प्लेन है. यस. ये वाला प्लेन कौन सा है? वाई जेड प्लेन है.
और ये वाला जेड जेड एक्स प्लेन है। अच्छा, मैं यहाँ पर मुख्तलिफ फोर्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ, नंबरिंग शो कर दूंगा। आपने बताना है कि कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं कोप्लेनर है, कौन सी नहीं है। जी, अब इनमें कौन कौन सी कोप्लेनर है? F1 और F4 इनका प्लेन Same. ये एक्स वाई प्लेन में लाई करें। Yes. अच्छा, F2 और F3 भी सेम प्लेन में लाई करें, ये भी आपस में कोप्लेनर कहलाएंगे। अच्छा, F6 और F7 इनका प्लेन भी क्या है? इनको भी कोप्लेनर कहेंगे। Yes. बेटा आप बताइएगा, F2 और F7 जो है कोप्लेनर है या नहीं? F2 और F7 कोप्लेनर नहीं है। क्योंकि इसका प्लेन और है, इसका प्लेन और यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes. अच्छा, अब बुक में एंड में लिखता है कि अगर एक से ज्यादा बॉडीज किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम में हो तो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस सारी बॉडी सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो बारी बारी अप्लाई करते हैं। जिस पे सेटिस्फाइड होती रहे हम उन ऑब्जेक्ट्स को कह देते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, और जिस पे सेटिस्फाइड ना हो उनको नहीं। कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में नहीं। इस तरह इस कमरे में बहुत सारी चीजें हैं। पंखा अगर चला दें, अभी चलाएं, इलेक्ट्रिक फेयर ऑन करें, तो उस वक्त वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। और ये वॉल क्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। और इसी तरह एसी का ब्लोअर जो है वो भी इक्विलिब्रियम में है इस वक्त, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हों तो हम हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग-अलग इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करते हैं। जिस पे सेटिस्फाइड हो जाए उसको इक्विलिब्रियम में कह देते हैं, और जिस पे सेटिस्फाइड ना हो उसको इक्विलिब्रियम में नहीं कहते। तो आज के लिए इतना ही, बाकी